हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लर्निंग मंत्र में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार एससीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी के बारे में। हमने इसका पार्ट फर्स्ट इससे पहले कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट सेकंड में क्लास 8 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है उद्योग। इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर और उनकी सब यूनिट्स कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज यूनिट थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका नाम है उद्योग। इसमें उद्योग के बारे में बताया गया है। कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना ही क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। जैसे कोई कच्चा माल है, कच्चे माल का यूज़ करके हम कोई उद्योग या इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उससे कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे जो मार्केट में सेल के लिए रेडी होगा, उसे क्या कहेंगे? उद्योग कहेंगे। ठीक है, तो कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में चेंज कर देना, परिवर्तित किया जाना ही क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। इस डेफिनेशन को थोड़ा नोट कर लेना। ठीक है, क्या सभी उद्योग को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है? कच्चे माल नहीं। देखिए, कुछ होते हैं कच्चे माल के आधार पे, कुछ होते हैं पूंजी निवेश के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, प्रमुख भूमिका के आधार पे, कच्चे माल या तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर। इस इतने टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं उद्योग को। ठीक है, अब देखिए उद्योगों का क्लासिफिकेशन क्या होगा, कि वर्गीकरण क्या है। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग होते हैं, खनिज आधारित होते हैं, वन आधारित होते हैं, समुद्र आधारित होते हैं। ठीक है, पूंजी निवेश के आधार पर कुटीर उद्योग होते हैं। कुटीर उद्योग जो हम अपने घर में ही स्टार्ट कर लेते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के हेल्प से, और उसमें ज़्यादा हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। लघु उद्योग होते हैं, वृहद उद्योग होते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। स्वामित्व के आधार पर प्राइवेट, पब्लिक, संयुक्त और सहकारी, है ना, ये होते हैं। ठीक है, ये हम सभी ने पढ़े हुए हैं, इन्हें थोड़ा देख लेंगे अभी हम। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग, भारी उद्योग और हल्के उद्योग, ये इतने टाइप के उद्योग होते हैं। ठीक है, अब देखिए कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे क्या होता है? कृषि आधारित उत्पादन के लिए इसमें क्या यूज़ होता है? कच्चे माल का यूज़ होता है। उत्पादन के लिए कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। जैसे कृषि आधारित, इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कृषि आधारित उद्योग है। इसमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है जैसे वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, पटसन, चीनी जैसे चीनी उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग, ये सब किस में आ जाएंगे? कृषि आधारित उद्योग में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कच्चे माल से स्टार्ट, इनमें इन सभी के उद्योग के लिए कच्चे माल का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास वस्त्र उद्योग है, हम जैसे कपास, उससे फिर हम आगे के कपड़े तैयार करते हैं ना, तो कच्चा माल जो बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज जो होती है वो कच्चे माल से होती है। ठीक है, और फिर उससे आगे हम उन्हें कन्वर्ट करते रहते हैं और फिर उसे मार्केट में एक बिल्कुल तैयार उसमें भेज दिया जाता है। तो कृषि आधारित में क्या होगा? वस्त्र उद्योग, ये सारे होंगे। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग में कौन कौन से होते हैं? जिसमें खनिज और धातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, तांबा, एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है, ये खनिज आधारित हो गए। देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, ये खनिज आधारित है, ये कृषि आधारित है। वन उद्योग जैसे कागज उद्योग, जैसे वुड होती है ना, लकड़ी होती है, उससे हम क्या बनाएंगे? पेपर बना लेंगे, इससे ही हम फर्नीचर बना लेंगे। ठीक है, तो इसका कच्चा माल क्या है? सिर्फ वुड है। ठीक है, अब हमने इस लकड़ी से ही पेपर बना लिया, इससे ही हमने फर्नीचर में टेबल या बेड या कुछ भी, अलमीरा कुछ भी बना लिया। तो ये सारी चीज़ें, तो कच्चा माल क्या था? कच्चा माल आधारित वुड। ठीक है, ये कच्चा माल हो गया वुड, और इससे हमने न्यू प्रोडक्ट जो बनाए वो हो गया फर्नीचर या पेपर, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो वन आधारित उद्योग, तो ये क्या, वन, हमें कच्चा माल किससे मिला है? वन से मिला है, इसलिए वन आधारित कह रहे हैं। ऐसे खनिजों में लौह इस्पात उद्योग, कोई लौह इस्पात उद्योग स्टार्ट करेंगे तो हमें खनिज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लोहा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तांबा,
समुद्र आधारित, सागर महासागरों से प्राप्त जीवों, वनस्पतियों, खनिजों का उपयोग इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे मछली उत्पादन, औषधि, सीप, शंख जो होते हैं, है ना, खनिज तेल, लहरों से ऊर्जा प्राप्त करना, लहरों का यूज़ करते हैं ना एनर्जी के लिए कन्वर्ट में करने में, तो ये समुद्र आधारित उद्योग हो गए। ठीक है। अब पूंजी इन्वेस्टमेंट के आधार पे क्या क्या होता है? कुटीर उद्योग। ऐसे उद्योग परिवार के सदस्य ही उत्पादन में कार्य करते हैं तथा इसमें विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। कुटीर उद्योग में क्या होता है? फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उन्हीं के हेल्प से आप छोटा सा अपने घर में ही स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जैसे स्टार्टअप का भी इतना क्रेज है ना, स्टार्टअप के लिए भी इतना हो रहा है, उसी तरीके से समझिए आप कुटीर उद्योग में आपको छोटा सा कुछ भी स्टार्ट करना है एक, तो वो कुटीर उद्योग है जिसमें आप अपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से ही कर सकते हैं इसे स्टार्ट। ठीक है। छोटा सा उद्योग होता है, जैसे टोकरी बनाना, है ना, सूत काटना, सजावट के सामान बनाना, जैसे आजकल जैसे लाफिंग बुद्धा बनाने लग जाते हैं घर में, उसी को, है ना, डिजाइन करने लग जाता है, या मैट रेडी करने लग गए, या घरों में रुपट्टे में कुछ भी उसमें डेकोरेशन करने लग गए। ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं, है ना, तो ये फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से होता है। आप अपने घर में ही कुछ भी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पर। ठीक। लघु उद्योग वर्तमान समय में 1 करोड़, देखिए ये अमाउंट ध्यान रखना, 1 करोड़ रुपए से कम निवेश पर लघु उद्योग स्टार्ट किया जाता है। कुटीर में तो इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जीरो नहीं बोलना है, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है सिर्फ। और लघु उद्योग में 1 करोड़ से कम की राशि, ठीक है, उसे कहते हैं लघु उद्योग। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? रेशम उद्योग, माचिस निर्माण, फर्नीचर, है ना, फर्नीचर, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं फर्नीचर का, तो उसमें इन्वेस्ट तो आपको करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको घर पे टोकरी बनानी है तो उसमें आपको इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि 1 करोड़ से कम, या 60-70 लाख रुपए भी इतना नहीं होगा, है ना, आप 1-2 लाख में ही या उससे भी कम अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। लघु उद्योग में 1 करोड़ से कम की राशि है। वृहद उद्योग में क्या है? 1 करोड़ से अधिक की राशि है ना। इसमें क्या क्या आ जाएगा? बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करते हैं, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी व बड़े बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश होता है। वृहद उद्योग में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वाले होते हैं ये। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक में जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट निजी क्षेत्र के लिए होता है। इसमें क्या आ जाएगा? सार्वजनिक में सेल वेल, रेल कारखाना, आयुष कारखाना, ठीक है। और निजी क्षेत्र में आ जाएगा टाटा, रिलायंस, बजाज, ये प्राइवेट है ना सारी, ये है ना, ये सारे रिलायंस, बजाज, ये सब प्राइवेट है ना। और ये सेल वेल, ये महारत्न कंपनियां, ये सार्वजनिक है क्षेत्र की है। ठीक है। संयुक्त क्षेत्र जिसमें सरकार, जिसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का होता है। ठीक है, संयुक्त रूप से है। ठीक है। जब मिलकर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करने लग जाएं किसी प्रोजेक्ट पर, तो वो हो जाएगा संयुक्त क्षेत्र। ठीक है। सहकारी, इसमें स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों, श्रमिकों और दोनों के हाथों में होता है। ठीक है। उत्पादक और श्रमिक दोनों ही आएंगे इसमें। ठीक है। लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसे भी ये अपने डिवाइड कर लेंगे इक्वल रेशो में, या जो भी इनका रेशो होगा। ठीक है। जैसे सुधा डेयरी, केरल में नारियल, और नारियल आधारित उद्योग। ठीक है। केरल का नारियल आधारित उद्योग कैसा है? सहकारी क्षेत्र का है। और सुधा डेयरी, ये एग्जाम्पल है। ठीक है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान से देखना। आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादों या कच्चे माल पे दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। देखिए, आधारभूत उद्योग होता है जिसमें दूसरे अदर बिजनेस भी जो है वो इसी पे डिपेंड करेंगे। ठीक है। लौह इस्पात उद्योग, तांबा गलाना, खनिज गलना और एल्युमिनियम गलाना, ये वस्त्र उद्योग, ये आधारभूत उद्योग है। ठीक है। उपभोक्ता में क्या कौन से आ जाएंगे? जिसमें उत्पादक उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया जाता है। मतलब कुछ ऐसा उत्पादन जिसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उसमें फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट, मंजन, है ना, ये मेकअप का, ये श्रृंगार वाला, ये उपभोक्ता उपभोग है, उद्योग है।
ठीक। मात्रा के आधार पे भारी और हल्के उद्योग होते हैं। भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, और हल्के में जिनका कम होता है वजन। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, लोहा, मोटर गाड़ी, सीमेंट, पोत, ये हो गए भारी हो गए। और जैसे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है उसका, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, ये हो गए हल्के। ठीक। अब इसे देख लेते हैं, फुट लूज इंडस्ट्री, वैसे उद्योग जिनमें जितने भार का कच्चा माल लगता है, तैयार माल का भार भी, मतलब वेट, जितना कच्चे माल का जो वेट है वही जो आपने कच्चे माल से जो चीज़ आपने बनाई है, प्रोडक्शन किया है, कच्चे माल से जो भी चीज़ तैयार की है उसका वेट भी उतना ही होगा, इक्वल होगा। तैयार माल का और कच्चे माल का वेट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। उसे कहते हैं फुट लूज इंडस्ट्री। ठीक है। देखिए, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो कच्चा माल जहाँ होगा ज़्यादा, वहाँ पे ही कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। भूमि को भी देखेंगे, प्लेस भी देखा जाता है। वाटर सप्लाई कैसी है, वहाँ की एटमॉस्फेयर, ये जलवायु कैसी है, वहाँ पे श्रम मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा। जैसा आपको कुछ भी स्टार्ट करना है एक बिजनेस, तो वहाँ पे कच्चा माल देखोगे आप, अपनी फिर लोकेशन भी मैटर करती है ना। पानी का, वाटर सप्लाई कैसी है उस एरिया में, ये भी देखा जाएगा। वहाँ का जलवायु, क्लाइमेट कैसी है, ये देखोगे। वहाँ पे आपका वर्क पावर कितनी है, ये जरूरी, ये ज़्यादा मैटर करता है। श्रम शक्ति कैसी है, वर्कर्स मिलेंगे आपको या नहीं मिलेंगे। ठीक है। पूंजी, परिवहन शक्ति मैटर करती है। अगर परिवहन शक्ति बेटर होएगी तो जब फिर बहुत इजी हो जाएगा सभी के लिए, सब चीज़ें सुलभ होना या सब चीज़ें मिलना आसानी से, ये सब चीज़ें। और बाज़ार की उपलब्धता जो तय, वहाँ पे मार्केट कैसी है, ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकली भी सोचें तो आपको एकदम देखते ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ें मैटर करती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में। वहाँ का कोई भी बिजनेस अगर कहीं पर भी सेटअप किया जाता है तो वहाँ के आसपास की सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही सेटअप किया जाता है कि यहाँ पर ये चीज़, ये यूनिट यहाँ पे लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाटर सप्लाई अच्छी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सही है, यहाँ हमें पर्सन अवेलेबल हो जाएंगे, वर्कर्स मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ, मार्केट कैसी है यहाँ पर, है ना। ये सब चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि उन्हें अपने आगे का प्रॉफिट एंड लॉस भी तो इवैल्यूएट करना होगा ना। ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अब इसकी सब यूनिट्स भी हैं इसमें काफ़ी सारी। लौह इस्पात उद्योग जो हमने देखे थे, भारी उद्योग में था ना ये लौह इस्पात उद्योग, है ना। देखिए, ये खनिज उद्योग है ना। तो अब ऐसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस में आएगा, खनिज उद्योग में आएगा, भारी उद्योग में आएगा, है ना। भारत के लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ है। ठीक है। ये इंडिया के लेवल पर भी देख लेना और अपने बिहार के लेवल पर भी देखना। जैसे कि बिहार में कहाँ कौन सा खनिज मिलता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए स्टेट लेवल पे भी। जैसे भागलपुर में क्या कौन सा खनिज पाया जाएगा, और जैसे कोयला मिलता है भागलपुर में, और जैसे और बाकी चीज़ें भी ऐसे ही, जैसे धातु कहाँ मिलेंगी बिहार में देखो, नॉर्थ में तो कोई मतलब नहीं बनता, नॉर्थ बिहार में, है ना। खनिज साउथ बिहार में है थोड़े बहुत, क्योंकि बिहार कहाँ से अलग हुआ है, झारखंड से अलग हुआ है ना। तो सारे तो ज़्यादातर तो झारखंड में चले गए, लेकिन जो कुछ खनिज आपको मिलेंगे वो ये साउथ बिहार वाले एरिया में मिलेंगे, है ना, साउथ बिहार वाले में मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि लोह वाले कहाँ मिलेंगे, किधर की साइड मिलेंगे, और जो धातु वाले कहाँ मिलेंगे और नॉन धातु वाले कहाँ मिलेंगे। ये वाली चीज़ें ध्यान से देखना कि बिहार के मैटर पे ज़रूर देख लेना, इंडिया के लेवल पे भी देखना और बिहार के पे भी देखना। ठीक है। जैसे जमुई है यहाँ पर, यहाँ कहीं जमुई होता है, यहाँ पे सोने के भंडार मिले हैं, है ना। तो लोह वाले जो सारे आएंगे वो इधर की साइड आ जाएंगे ज़्यादातर। यहीं पे भागलपुर पड़ता है, यहाँ कोयला हो जाएगा, है ना।
और यहाँ पे और भी हैं ऐसे ही। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या क्या मिलेगा। ठीक, चलो इस पर ये देख लेते हैं थोड़ी सी। सभी वस्तुओं का निर्माण हेतु जिस स्थान पर लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है उसे लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहा जाता है। जहाँ पे भी लौह इस्पात का उत्पादन किया जाएगा उसे ही वहाँ का केंद्र कहेंगे। ठीक है, भारत में लौह इस्पात केंद्र कहाँ कहाँ पे है? झारखंड में, जैसे बोकारो हो गया, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में तो बहुत है। छोटा नागपुर का पठार इन्हीं इन्हीं सब में आता है ना। देखो, छोटा नागपुर का पठार हमने 6th क्लास में देखा था, और वो खनिजों का हृदय बोला जाता है ना। तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, ये देखिए, वो कहाँ आता है? झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन चारों स्टेट में छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। तो यहाँ खनिज या लौह इस्पात ये सब चीज़ें मिलेंगी, है ना। और एडिशनल देख लो, तमिलनाडु में, साउथ में जाओगे, कर्नाटक में। ठीक, ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगा के कनेक्ट करके पढ़ना। ऐसे ही बिहार में, जैसे मैंने बताया, भागलपुर में, जैसे बिहार है, ये बिहार देखेंगे आप। देखिए, बिहार में यहाँ पे तो ये आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, और यहाँ पे होती है विंध्य चट्टानें। ठीक है, बिहार में ये देखिए, साउथ में है ना थोड़े बहुत खनिज जो भी बिहार में मिलेंगे। तो जैसे चूना पत्थर, और ये लो वाले जो होंगे, लो तत्व धातु वाले, तो यहाँ पर आ जाएंगे धारवाड़ में। ये झारखंड से, यहाँ पे कहीं पे झारखंड है ना, तो इसलिए ऐसे ध्यान रखना। तो धारवाड़ वाले चट्टानों में तो इस वाले एरिया में मिल जाएंगे आपको, साउथ ईस्ट में। ठीक है, साउथ ईस्ट बिहार में। और यहाँ क्या क्या मिलेगा आपको? जैसे खनिज या इस वाले एरिया में ज़्यादा होंगे, जैसे ग्रेनाइट, नीस, संगमरमर, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और ये विंध्य चट्टानें, क्रम की चट्टानें, इधर की साइड में अधातु जैसे चूना पत्थर, बलुआ, पाइराइट, डोलोमाइट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, और इस वाले एरिया में ये नहीं मिलेगा। नॉर्थ, जैसे आपको ऑप्शंस भी टैकल करने होंगे, तो आप देखना कि बिहार, साउथ बिहार में क्या, कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन से ज़िले हैं, कहाँ पर मिल सकती है। तो आपको साउथ ईस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे चट्टानें, जैसे जमुई यहाँ पड़ता है, यहाँ पे सोना है, धातु, धातु में आएगा ना। तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना थोड़ा सा, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको। अगर नहीं भी, आपने बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो भी आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाएंगे। एक स्मार्ट आंसर देने के लिए इतना पता होना चाहिए। देखिए, लौह इस्पात केंद्र भी देखो, बोकारो बहुत फेमस है, झारखंड में है। जमशेदपुर झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है ना। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। विजयनगर कर्नाटक है। सेलम तमिलनाडु में। भद्रावती कर्नाटक में। तो ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना। बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला भी बहुत फेमस है। तो इन्हें ऐसे आप ध्यान रख लेना। ठीक है, देखिए ये रहा, लोएस, डोलोमाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज, जल प्रमुख हैं। कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, डोलोमाइट कहाँ मिलेगा? देखिए, डोलोमाइट, चूना पत्थर, अब ये कहाँ मिलेगा? बिहार में। अब इन्हें आप, जैसे ये बता रहे हैं, तो आप बिहार में देखिए, ये विंध्य कर्म की जो चट्टानें होंगी ना, ये यहाँ मिलेगा बिहार में, इधर की साइड। ठीक, यहाँ मिलेगा डोलोमाइट, चूना पत्थर, या पाइराइट होता है, बलुआ पत्थर होता है, ये इस वाले एरिया में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या पड़ता है? रोहतास पड़ता है, कैमूर पड़ता है ना। तो रोहतास, कैमूर, और ऐसे ज़िले भी आप ध्यान रखना। मैप भी आपको पता होना चाहिए, बिहार का मैप पता होगा, जब भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे ऑप्शन कि साउथ बिहार में कौन कौन से पोर्स आ रहे हैं, ज़िले। ठीक है, और यहाँ पे आपको जमुई में सोने के भंडार, भागलपुर में थोड़ा बहुत कोयला मिलता है, बस भागलपुर में ही मिलता है। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है क्वेश्चन। ग्रेनाइट, नीस, ये यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, टरसरी क्रम की यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी? ये नॉर्थ बिहार में मिलेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों का, ऐसे लॉजिकल पढ़ना तो पता चल जाएगा। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया,
लोहे को पूर्ण गलाकर अनवीनीकरण अशुद्धता हटा के मैंगनीज निकल क्रोमियम चूना पत्थर मिला के शुद्ध किया जाता है जिससे मिश्र धातु बनाया जाता है। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में लोहा बनाना डलवे। देखिए ये थोड़ा पढ़ लीजिए। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। कच्चे माल की आपूर्ति, भट्टी में लोह इस्पात को गलाया जाएगा, फिर तरल पदार्थ को सांचे में ढाल दिया जाएगा, उसे एक शेप दी जाएगी, लोहा बनाया जाएगा, फिर ढलवा लोहे को पुनः गलाकर अशुद्धता को हटाया जाएगा, फिर उसे मिश्र धातु में कन्वर्ट करेंगे और धातु को मनचाहा आकार दे देंगे एट लास्ट। ठीक है, ये देख लीजिए। ये जो आंकड़े हैं ना, ये करेक्ट नहीं होंगे, अभी तो चेंज हो चुके होंगे, तो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जमशेदपुर उद्योग स्कूल भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये पता होने चाहिए। भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना 1907 में साक्षी नामक स्थान पर प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया था। तो भारत में इस्पात का पहला कारखाना कब लगाया गया? 1907 में लगाया गया, साक्षी नामक स्थान पे लगाया और किसने लगाया? उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखने, ऐसे ऐसे पॉइंट आपको नोट करते रहना है साथ के साथ, है ना। पश्चिमी नोआ मुंडी, इस संयंत्र के नोआ मुंडी पश्चिम सिंहभूम, बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी उड़ीसा पहाड़ियों से प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं लोह इस्पात, ये उसके बारे में जो मैंने आपको ऊपर हमने उसमें देखा ना एक बॉक्स में, वो वाले आप ध्यान रखना। और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना ज़्यादातर। आगे चलते, बोकारो कहाँ था? झारखंड में था। ठीक है, इसमें देखो इसके बारे में थोड़े से आंकड़े दिए, छोड़िए आप। इस देखिए ये वाला, ये पॉइंट ध्यान रखना, इसे स्टार कर लो। बोकारो 1972 में, कहाँ पे? झारखंड। जमशेदपुर 1907 में, झारखंड। भिलाई छत्तीसगढ़ 1957। ठीक है, और किसकी सहायता से लगाया गया ये भी ध्यान रखना। जमशेदपुर जैसे निजी है ना, और भिलाई सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ में 1957 में। दुर्गापुर सेल 1959 ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में लगाया गया था 1959, और राउरकेला में भी 1959 में जर्मनी की सहायता से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लेना, ये पूछा जाता है। राउरकेला जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में लगाया गया था 1959 में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 1959 में ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और सेल और 1982 में तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम 1972 में, ये प्राइवेट है आंध्र प्रदेश में। और ये क्या है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है, दिख नहीं रहा। ठीक, देखिए सेल के बारे में देख लेते हैं। लोह इस्पात उत्पादन के लिए ये भारत सरकार की सार्वजनिक उपक्रम है, जिसके तहत बोकारो छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, सेलम की इकाइयाँ शामिल है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? सेल। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, महारत्न कंपनी है एक ये। ठीक है, इसके अंडर में कौन कौन से 4 इकाई बताई इन्होंने, ये ध्यान रखना, और ये कहाँ कहाँ पर है ये ध्यान रखना। अब तक याद हो गया होगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ठीक, ये इसकी बोकारो झारखंड की आपको ये पिक्चर दिखा दी है। ये आंकड़े ज़्यादा ध्यान मत देना, पुराने हैं और ज़रूरी भी नहीं है इतना। ठीक है, आगे चलते हैं। वस्त्र उद्योग। ठीक है, देखिए यहाँ पर ढाका में मलमल, मछलीपट्टनम में छीट, सूरत और बड़ोदरा में सुनहरी जरी, लखनऊ में चिकन, ये फेमस है। कहाँ पे क्या फेमस है ये नोट कर लेना। ढाका में मलमल शायद, सूली में पटसन छीट,
सूरत में और बड़ोदरा में जरी, ठीक है, और लखनऊ में चिकन। ये यहाँ की फेमस चीज़ है, ये नोट कर लेना कहाँ पे क्या फेमस है, और अपने बिहार के अकॉर्डिंग भी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना ये चीज़ें कि बिहार में कहाँ पे क्या फेमस है, ठीक है। देखिए 1854 में यहाँ से देखते हैं, अपने देश में पहला कपड़ा मिल 1818 में कलकत्ता में लगाई गई थी, ठीक है। ये जो पॉइंट आ रहा है ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, इन्हें नोट कर लेना। पहली कपड़ा मिल 1818 में कलकत्ता में लगाई गई थी, लेकिन असल में कामयाबी कब मिली, 1854 में, 1854 में मिली, जब मुंबई में कपड़ा मिल लगाई गई, ठीक है। पहले जो स्टार्टिंग करी गई थी वो करी गई थी 1818 में कलकत्ता में, ठीक है। लेकिन कामयाबी जो सक्सेस हुई 1854 में हुई, जब मुंबई में मिल लगी कपड़े की, ठीक है। मुंबई कपड़ा मिल वाली सक्सेस हुई, तो ये ध्यान रखना, दोनों के सन ध्यान रखना, 1818 कलकत्ता, 1854 मुंबई, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है, प्रोसेस क्या होता है वो आगे बताया गया है, ठीक है। देखिए मशीनों द्वारा कपास से बीज निकाले जाते हैं, जिन्हें देखिए कपास क्या हो गया, ये तो हो गया आपका कच्चा माल, और फिर जो उससे जो प्रोसेस से बाद में जो कपड़ा तैयार किया जाएगा ये हो जाएगा एक प्रोडक्ट जो बन गया। तो कच्चा माल जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था ना सारे उद्योगों का, उसमें ये भी ध्यान रखना कैसे, अब इस प्रोसेस से ही पता चल गया। हमने कपास से कपड़ा तैयार करने का जो प्रोसेस है उसे देख लेते हैं। कपास द्वारा बीज निकाले जाते हैं जिसे गिनिंग कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कपास से बीज को अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। इसके बाद कपास को इकट्ठा कर गांठ तैयार किया जाता है, और गांठों द्वारा कपास के धागे बनाए जाते हैं, फिर धागे से की सहायता से मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। तो पहला प्रोसेस जो कपास को बीज से अलग करना, ये गिनिंग है, इसे नोट कर लेना, ठीक। सूती वस्त्र उद्योग क्या है, एक स्वच्छ मतलब एक इंडिपेंडेंट उद्योग है, स्वतंत्र उद्योग है, ठीक है। उद्योग स्थापना, कच्चे माल के यहाँ पे बुक थोड़ी प्रिंट, इसमें क्या क्या यूज़ होता है वो हमने देख लिया था। कच्चे माल चाहिए हमें, परिवहन की सुविधा चाहिए, जलवायु चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, श्रम की उपलब्धता कैसी है वहाँ पर उस एरिया में, है ना, हमें श्रमिक मिल जाएंगे, वर्कर्स मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे इजीली, बाजार मार्केट कैसी है वहाँ के आसपास की, है ना, सस्ती ऊर्जा की सुविधा भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें देखी जाती है कहीं पर भी अगर कोई यूनिट प्लेस की जाएगी तो। सूती वस्त्र अब कहाँ कहाँ मिलते हैं, सूती वस्त्र भारत में मुंबई में, सूरत में, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, कानपुर, कोयम्बटूर, ठीक है। और ऊनी वस्त्र कहाँ कहाँ मिलेंगे, लुधियाना, लेह, कानपुर, कश्मीर। सिल्क कहाँ मिलेगा, भागलपुर, देखिए ये बिहार भागलपुर ध्यान रख लीजिए। सिल्क वस्त्र मिलेगा भागलपुर, कर्नाटक, वाराणसी, असम, तमिलनाडु, केरल। और सिले सिलाए जो मिलेंगे दिल्ली और कोलकाता, ठीक है। इसे नोट कर लेना ये पूरा अच्छे से, ये जो बॉक्स में आ रहे हैं ना इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको ध्यान से रख देना है। रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़ों द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में उसके शरीर से निकलने वाला एक रस है। यह रस उनके शरीर के चारों ओर लिपटा रहता है, और ये रस सूखकर उनके शरीर पर धागे की तरह चिपक जाता है, और धागे लिपटे रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन धागे लिपटे रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है, कोकून, जिन्हें पानी में उबाल कर धागों को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। ये कोकून पॉइंट ध्यान रखना है आपको। धागे लिपटे रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं, ठीक है। वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र क्या है, अहमदाबाद है, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात राज्य का अग्रणी है, और मुंबई के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसमें बताया गया है, वस्त्र उद्योग की कहाँ कहाँ क्या क्या है। यहाँ थोड़ी सी बुक मिस प्रिंट है, ये देख लेते हैं हम। 1950-51 में 4 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया जाता था, ये थोड़ा डेटा ऐसा ही है।
देखिए ये नोट करिए, भागलपुर में सिल्क, अभी हमने देखा था ना भागलपुर का सिल्क वस्त्र फेमस है। भागलपुर में तसर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। कौन से सिल्क का? तसर सिल्क का, जो रेशमी वस्त्र का एक प्रकार है। इसे स्टार बना लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो सिल्क की कैटेगरी भी देख लीजिए। तसर सिल्क का उत्पादन किया जाता है भागलपुर बिहार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सूती और पॉलिस्टर कपड़ों के साथ साथ कपड़ों की व्यापार भी तेजी से होता है। अहमदाबाद, देखिए अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर बोला जाता है, ठीक है। इतना ही बस इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ पर है? साबरमती नदी के। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, ठीक। दांडी मार्च भी हुआ था इस तरह, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी नेक्स्ट यूनिट भी है, इसमें भी सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक। देखिए कंप्यूटर आधारित वैसी प्रविधियां जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से होता है और सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, जैसे सेलुलर टेलीफोन, अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह, कंप्यूटर, ठीक है, और पेजर और प्रिंटर इत्यादि के से, ठीक है। वाईफाई की फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसी तार रहित प्रणाली जो विशेष क्षेत्र विशेष में किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ती है, ठीक। ये क्या हो गया? वाईफाई। इसमें फुल फॉर्म ध्यान रख लेना। ईमेल की इलेक्ट्रॉनिक मेल संक्षेप जिसमें संदेशों को कंप्यूटर के माध्यम से बेतार शीघ्रता से भेजा जा सकता है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति या वस्तु कहाँ है इसका पता लगाया जा सकता है। फ़ोन में भी होता है ना। तो इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। बिहार राज्य में स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालित जीवन रक्षक वाहन जीपीएस से युक्त है, जहां जिससे वाहन की स्थिति नियंत्रण कक्ष में कंप्यूटर पर प्रदर्शित होती है। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी। ये सभी को मालूम होगा, ठीक, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भारत में बेंगलोर ही टॉप पर रहता है। इसमें और कुछ नहीं है इतना, ठीक है। यह हमारी हो जाता है थर्ड चैप्टर कंप्लीट। इसमें भी एक और सब यूनिट है, परिवहन। देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह पे किसी इंसान या कोई सामान को ले जाना क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। उसमें किसकी सहायता लेते हैं? सड़क मार्ग की होती है, रेल मार्ग की होती है। हम सड़क से हम किसी चीज़ को इधर से उधर पहुंचा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। रेल मार्ग से रेल का यूज़ कर सकते हैं, हवाई मार्ग का यूज़ कर सकते हैं, और जल मार्ग का। ये 4 तरीके हैं, ठीक। चलिए देखिए परिवहन कैसा होता है? स्थल होता है, जल होता है, वायु होता है। जल में आंतरिक हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। स्थल में सड़क परिवहन हो जाएगा, रेल परिवहन हो जाएगा, पाइपलाइन के माध्यम से, ठीक। सड़क परिवहन अपने देश की सड़कों की उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। इसमें कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ये कहाँ कहाँ से? 4 उससे निकलता है ये, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ठीक है। ये ध्यान रखना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, DKMC, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में ध्यान रख लेना, DKMC, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ठीक है। ये 6 लेन वाला है, 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला ये मार्ग देश में द्रुतगामी और ये क्या लिखा है? सामान को ढोने और आने की सुविधाओं को प्रदान करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण श्रीनगर, दिल्ली, चेन्नई। देखिए इसे चतुर्भुज क्यों बोला गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज। देख मुंबई, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर आ जाएगा चेन्नई, ये कोलकाता। देखिए चतुर्भुज बन गया ना, तो इसलिए बोला गया है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। कि सड़क श्रीनगर से उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी को तक जोड़ती है, और दूसरी सड़क असम से
से पश्चिम से पोरबंदर को जोड़ती है। ठीक है, इस सड़क का निर्माण देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करती है। ठीक है, दूसरा देखिए, एक तो है श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, और दूसरा है असम में सिलचर से पश्चिम बंगाल पोरबंदर। ठीक है, सिलचर से पोरबंदर गुजरात। ठीक है, ये एक इधर हो गया, एक लाइन इधर हो गया। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दो हैं ये। ठीक है, अब देखिए 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई थी। ये नोट कर लेना कि एक्सप्रेसवे की शुरुआत कब की गई थी, 1974 में। ठीक है, 6 लेन वाला। इसमें इतना ही है बस। ग्रैंड ट्रंक रोड, देखिए दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ने वाला यह राजमार्ग NH2 के नाम से जाना जाता है, दिल्ली से कोलकाता, और इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। और इसे किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ लेते हैं ये। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है, दिल्ली से कोलकाता है, NH2 पर है। ठीक, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय, ये अब नेम चेंज हो चुके हैं इसके, सबसे छोटा NH2 बिहार में कहाँ कहाँ पर है। जो भी चीज़ आप भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना, उसे बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूर देखना। ठीक है, बिहार में NH2 कैमूर से रोहतास, औरंगाबाद, गया, यहाँ हो जाएगा रोहतास। साउथ बिहार में कैमूर, औरंगाबाद, गया से होते हुए झारखंड के समीप में सिंह में प्रवेश करता है। पता नहीं, झारखंड में प्रवेश करता है ये। ठीक है, NH2 के बारे में बताया गया है। दूसरी होती है राजमार्ग। ठीक है, तीसरी प्रकार की होती है जिला मार्ग, दूसरे प्रकार की होती है राजमार्ग। ठीक है, मुख्यालयों को राज्यों की राजधानी, जिले मुख्यालयों को किससे जोड़ती है राजमार्ग वाली, राज्यों की राजधानी से, और जिले में जिले को उनके प्रखंड से जोड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिला मार्ग जिलों को प्रखंडों से जोड़ेगी, ब्लॉकों से जोड़ेगी, और ये राजमार्ग वाली जिले मुख्यालयों को राजधानी से जोड़ेगी। ठीक, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। रेल परिवहन यात्री और माल ढुलाई का प्रमुख साधन होता है रेल परिवहन। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है, जिसमें 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। देश में रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के लिए 16 मंडलों में बांटा गया है, जिसपे रेलवे बोर्ड कौन करता है नियंत्रण, रेलवे बोर्ड। ठीक है, बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे मंडल कारखाना अवस्थित है। ये नोट कर लेना, एक सेकेंड। बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मुख्यालय। ठीक, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की दूरी थी। ये रेलगाड़ी चलाई गई थी डलहौजी के समय में। ठीक, 16 अप्रैल 1853, ये डेट ध्यान रखना। और कहाँ से मुंबई से थाने 34 किलोमीटर इसकी दूरी थी, डिस्टेंस कवर करती है ये। ठीक, जल परिवहन, देखिए बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है। ये हमारा हो जाता है ये वाला कंप्लीट। मानव संसाधन, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या समूह। देखिए, जनसंख्या एक निश्चित अवधि में जनसंख्या की आधारिक गणना का नाम है। 1872 में जनगणना की गई थी। किसके काल में की गई थी, ये लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं ये। लेकिन ये 1872 में सबसे पहले जनगणना की गई थी, लेकिन व्यवस्थित जनगणना जो की गई थी वो 1881 में की थी। और ये 10 वर्षों की
गैप पर होती है, हर 10 साल में जनगणना होती है। 1881 में रिपन के काल में की थी, है ना, ये आपको मालूम होगा। लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना स्टार्ट हुई, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से, और लॉर्ड मायो के टाइम में स्टार्ट हुई सबसे पहले 1872 में। ठीक, पटना स्थित हवाई अड्डा। देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें हैं। ठीक, देखिए, देश के कुछ जनजातीय और समुदायों की गणना, ये देखना ही अच्छा है। देश के कुछ जनजातीय समुदायों की जनगणना जो होती है रात में की जाती है। किनकी? जनजातियों या समुदाय की, लेकिन कुछ की बोला, ये ध्यान रखो। दिन में इनका मतलब ये दिन में एकदम मिलते नहीं होंगे, ठिकाना नहीं होता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इलाकों में कुछ ऐसी जनजातियां हैं, इन्हें इंसानों से मेल जोल नहीं रखती हैं ये, और इनके साथ मतलब मिलना भी प्रतिबंधित है। इनकी जनगणना के लिए द्वीप के चारों तरफ नाव के जरिए कमल या नारियल जैसे सामान भेजे जाते हैं, मतलब जिससे ये अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इन सामानों से, और ये आते हैं, फिर उसी के हिसाब से इनकी, जब ये इकट्ठे होते होंगे ना ये सामान लेने, तो उसी के हिसाब से इनकी क्या कर ली जाती है, जनगणना कर ली जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये आंकड़े दिए गए हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये, तो इसलिए ये होने के भी नहीं आपको याद, और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा आपका काफ़ी सारा, तो इसलिए इनसे बचें। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जनसंख्या का योग कुल अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट में अब भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा 143 है ना, तो ये ध्यान रखना, भारत में इस टाइम भारत ने चीन को पीछे कर दिया है जनसंख्या में। ठीक है, भारत में युवा जनसंख्या ज़्यादा है, अब चीन में नहीं है युवा जनसंख्या ज़्यादा। बिहार में बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? कैमूर। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बिहार में जो है सबसे ज़्यादा घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? शिवहर में है 8082, और कैमूर में सबसे कम है 448 किलोमीटर प्रति निवास। ठीक है, शिवहर में सबसे ज़्यादा, कैमूर में सबसे कम डेंसिटी, मतलब जनसंख्या घनत्व। इतने आंकड़े नहीं देखने हैं। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर देखी जाती है, ये ध्यान रखना, प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं, और मृत्यु दर प्रति 1000 पे जितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसे क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, बिहार की आप जनगणना पढ़ेंगे ना तो उसके हिसाब से देख लेना सारे आंकड़े, उसमें 2011 की जनगणना के हिसाब से ध्यान रखना। प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। सबसे अधिक लिंग अनुपात भारत में कहाँ पर है? केरल में है। ठीक, केरल में 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं। हरियाणा में लिंग अनुपात ये मतलब ये सबसे कम है, 1877 है। सबसे ज़्यादा केरल में है, सबसे कम हरियाणा में। इसी प्रकार शिशु लिंगानुपात 971 है, मेघालय में 907, मिजोरम में 971, मेघालय में 970। बिहार का देखिए आप, बिहार में लिंगानुपात 916, सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला ध्यान रखना, बाकी तो बहुत सारे 5-6 ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बिहार में 916 है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? गोपालगंज में है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में है, सबसे कम भागलपुर मुंगेर में है। ठीक है, ठीक, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा शिवहर में है, सबसे कम कैमूर में है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है, और सबसे कम भागलपुर मुंगेर में है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखते चलना। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला लिटरेसी रेट कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा केरल में है। बिहार की साक्षरता दर 64% है, जबकि बिहार
में सर्वाधिक रोहतास में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? रोहतास में। सबसे कम कहाँ पे? पूर्णिया में। देखो 3 आंकड़े दे दिए हैं इन्होंने। घनत्व में पूछेंगे, जनसंख्या घनत्व में शिवहर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और कैमूर में सबसे कम है, कैमूर में सबसे कम है, ठीक। और फिर हमने देखा साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रोहतास में है, और सबसे कम कहाँ पे है? पूर्णिया में। एक और चीज़ देखी थी हमने, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है, सबसे कम भागलपुर मुंगेर, 2 हैं, ठीक है, भागलपुर मुंगेर में। ये हो गया, तो ये डाटा ध्यान रखना अच्छे से। देखिए अब है 6 यूनिट, इसमें इस 8th क्लास में सब यूनिट बहुत सारी हैं। एशिया, एशिया के बारे में पता होना चाहिए। अफ्रीका महादेश 54वां देश है एक एशिया महाद्वीप का, ठीक है। देखिए विश्व के नक्शे में दक्षिणी सूडान जो है ना नामक एक देश है, जो अफ्रीका महादेश का 54वां देश है, क्योंकि अफ्रीका तो खुद एक अलग महाद्वीप है और एशिया अलग है, ठीक है। तो अफ्रीका का कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, ठीक। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, ठीक है, एशिया। यहाँ पे क्या है? आबादी सबसे ज़्यादा आबादी है, एरिया सबसे ज़्यादा है, आबादी भी सबसे ज़्यादा होगी। स्थल का 30% है हिस्सा यहाँ पे विस्तार है, और आबादी यहाँ पे कितनी है? 60%, ठीक है, अराउंड ऑफ होती है ये। अब देखिए यहाँ पे थोड़े से आंकड़े दिए हुए हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था, मैं 6th 7th 8th की क्लास की ज्योग्राफी कराने के बाद मैं एक क्लास लाऊंगी जिसमें 6th 7th 8th तीनों क्लासेस के हैंड रिटन नोट में आपको जैसे ये पॉइंट्स है ना, ऐसे ऐसे एक ही जगह नोट कर दूंगी, और फिर आप उसी वीडियो को इन वाली वीडियोस को एक एक बार स्पीड बढ़ाकर आप देख लेना। फिर जो मैं इसके बाद वीडियो लाऊंगी एक, जिसमें 6th 7th 8th क्लास की ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स होंगे, यस, हैंड रिटन नोट्स होंगे पॉइंट वाइज, जिसमें आपको कम टाइम में आप सारा इन तीनों क्लासेस को देख लेंगे, तो आपका बहुत सारा कुछ कवर हो जाएगा कम टाइम में, क्योंकि अब 10 दिन बचते हैं आपके मुश्किल से। इस 10 दिन में आपके पास, जिस बच्चे ने SCRT बिहार SCRT नहीं भी पढ़ी होगी ना, वो अगर ये एक ही वीडियो देख लेंगे जिसमें आपका 6th 7th 8th की ज्योग्राफी हैंड रिटन नोट्स में 3 से 4 पेज में, यस 3 से 4 पेज में मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगी। इतने क्रिस्पी नोट्स होंगे वो, तो आपके लिए बहुत, मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं वो रेडी कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये जो क्लास है ना 6th 7th 8th की जो मैंने डाली है, इसे ज़रूर चाहे स्पीड बढ़ा के डबल की स्पीड पे भी आप देख लेंगे ना, बहुत सही होगा। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे जो मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ आपको इस क्लास के बाद। मे बी मैं कल कर दूँ या परसों तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहाँ था, ये रहा, देखिए लाल सागर स्वेज नहर एशिया को, ऐसे ऐसे पॉइंट मैंने उसमें नोट कर दिए। लाल सागर स्वेज नहर एशिया को किससे अलग करती है? अफ्रीका से। एशिया को अफ्रीका महादेश से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर, ठीक है। यूरोप से ये, अब देखिए यूरोप से ये प्रधानतः यूराल पर्वत द्वारा अलग होता है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाले और कौन कौन से हैं? डार्डेनलीस जल संधि, पोरस जल संधि, मरमरा सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर और यूराल नदी एशिया को यूरोप से अलग करने में ये सब की भूमिका होती है। ऐसे पॉइंट्स मैं उन नोट्स में मैं जो तैयार करूँगी सभी लिख दूँगी, ठीक है, अच्छे अच्छे नोट्स। ग्लोब पर एशिया महादेश की स्थिति, एशिया की पोजीशन कहाँ क्या है ग्लोब पर? पूरे ग्लोब जो होता है उसमें एशिया की पोजीशन क्या है? तो पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक फैला है, ठीक है, और ये इस पे डिग्री में है, ये देख लेना, ठीक। तो इतना ज़रूरी नहीं है, बस ये देख लिया एशिया की स्थिति क्या है, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध में आता है, भारत भी नॉर्थ ईस्ट में आता है ना। अरब सागर प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, गले प्रायद्वीप, हिंद चीन प्रायद्वीप,
का प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप इत्यादि, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, श्रीलंका, बड़े बड़े द्वीप भी दक्षिण और पूर्व में स्थित है। मतलब एशिया महाद्वीप में कौन क्या क्या आते हैं वो सब है। एशिया महाद्वीप में चीन भी आता है ना, भारत भी इसी में ही है। देखिए, एशिया के नक्शे पर पामीर की गांठ, मतलब पामीर की गांठ जुड़ी हुई सभी पर्वत श्रृंखलाओं और पठारों की रूपरेखा खींचिए। पामीर के पठार को क्या कहते हैं? छत कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एशिया के मध्यवर्ती हिस्सों में मोड़दार पर्वतों की विशाल श्रृंखला मिलती है। कहाँ पे? मध्यवर्ती हिस्से में। इसमें पामीर के ये वाला है भारत और चीन वाला, तिब्बत का पठार, तिब्बत वाला जो एरिया है ना, वो है मध्य एशिया। श्रृंखला में पामीर के पठार से विभिन्न दिशाओं में फैली हुई है। इसमें पश्चिमी भाग में दक्षिण पश्चिमी एशिया की पहाड़ियों की श्रृंखला है। ठीक है। अर्मीनियम की गांठ भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया में। ठीक है, पामीर की गांठ दक्षिण पूर्व हिस्से में हिमालय पहाड़ की श्रृंखला में फैली हुई है पामीर की। ठीक है, यह संसार की सबसे ऊंची और नवीन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? हिमालय। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, और जो 8848 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब देखिए, हिमालय और कुन-कुन पर्वत श्रेणी के बीच क्या है? ये ऐसे पॉइंट ध्यान रखना, हिमालय और कुन-कुन पर्वत के बीच में क्या है? तिब्बत का पठार आता है, जिसे क्या बोलते हैं? संसार की छत बोला जाता है। ठीक है, तिब्बत का पठार, संसार की छत। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और एशिया महादेश के दक्षिण में असम के पठार और दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार अत्यंत प्राचीन है, मतलब पुराने हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही इनका निर्माण हुआ है, इतने पुराने हैं। ठीक है, जब भी तो ये फिक्स है, मजबूत है, यहाँ पे वो नहीं आते भूकंप वगैरह इतने। ठीक, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, ये ध्यान रखना। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। ठीक है, देखिए, दजल और कुरात नदी का दोआब में क्या है? इराक कौन कौन सी नदियों के बीच में है? किसके दोआब में आता है? दजल और कुरात नदियों के दोआब में आएगा इराक। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में निची भूमि या मैदान पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप के जो उत्तरी नॉर्थ वाला एरिया है ना, वहाँ पे नीची भूमि के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, भूमि का ढाल इतना कम होता है कि आर्कटिक सागर में गिरने वाली नदियाँ यहाँ दल बनाती हैं। ठीक है, वो इकट्ठा कर देती होंगी ना अवसाद। ठीक है, अब देखिए, यह है मुख्यतः ओब, यनेसी और लीना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। एशिया महादेश की एक और धरातलीय विशेषता है कि पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के महासागरों व सागरों में द्वीप और समूह की विस्तृत श्रृंखलाएं हैं। दक्षिण पूर्व में अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे बस यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दजला और कुरात नदियों में के दोआब में क्या है? इराक है। ठीक है, यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, भारत कहाँ है? यहाँ, ये रहा भारत। ठीक है, ये हिमालय हो गया। अब ये कुन-कुन, ये हिमालय तिब्बत के पठार के बीच में बताई थी ना, कुन-कुन हो गया। देखिए, ये रहा हिमालय और कुन-कुन पर्वत में क्या है? तिब्बत का पठार, हिमालय और कुन-कुन पर्वत श्रेणी में। और यहाँ पे ये देखिए, हिमालय ये रहा, कुन-कुन ये गया। अब ये वाला जो एरिया है वो क्या है? यहाँ पे तिब्बत का पठार है, हिमालय कुन-कुन में। ठीक, ये देखिए, पामीर का पठार हो गया। ये हिंदुकुश पर्वत है, ये सुलेमान है। ठीक है, पटकोई, अराकानिया, ये बंगाल की खाड़ी, ये हो गया। ठीक, पामीर घाट। जापान में कई छोटे छोटे द्वीपों के समूह हैं। इन द्वीपों की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें कई ज्वालामुखी पहाड़ पाए जाते हैं। कई ज्वालामुखी तो जागृत होते हैं, क्रियाशील होते हैं, और कई सुषुप्त अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, एशिया महादेश के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, ये बस वहाँ तक यही इम्पोर्टेंट था।
अब यहाँ की एशिया महाद्वीप की जलवायु कैसी है, ठीक है। देखिए एशिया महाद्वीप की जलवायु में काफ़ी विविधता है, ठीक। इसी महाद्वीप में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़ता ही है, सबसे आर्द्र और सबसे शुष्क प्रदेश भी पाए जाते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विस्तार भी बहुत अधिक है, समुद्र से स्थलीय भाग की दूरी काफ़ी है, ठीक। तो यहाँ की जलवायु में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। समुद्र से अधिक दूरी के कारण समुद्र में सम प्रभाव का अभाव महाद्वीपता कहलाता है, ठीक, ये लिख लेना। इसमें जाड़ा अधिक ठंडा और गर्मी अधिक गर्म होती है, ठीक। वार्षिक और दैनिक तापांतर क्या होता है, अधिक होता है। समुद्र से दूरी के कारण नमी युक्त हवाएं चलती हैं, पहुँचते पहुँचते ये शुष्क हो जाती है और वर्षा भी कम होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है, मित्रावा, और कुवैत एशिया में है जो, ठीक है। और दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, खुशनुमा है यहाँ की। और दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र भी यहाँ है दक्षिण पूर्व में। और दक्षिण में भूमध्य रेखा के समीप विषुवतीय जलवायु पाई जाती है दक्षिण में, ठीक है। अब यहाँ देखिए एशिया के पूर्वी हिस्से की जलवायु समुद्र की समीपता से प्रभावित होती है और यहाँ गर्मी के बाद अधिक वर्षा होती है। सितंबर में भीषण तूफान चलते हैं जिसे क्या कहते हैं, टाइफून। तो टाइफून कहाँ आते हैं तूफान, एशिया में, ठीक है। इन नाम रखना कि इस तूफान को कहाँ पे क्या बोला जाता है। गर्म महासागरीय जलधारा पड़ती है। और गर्म जलधारा ऐसे पूछ लेंगे कि क्यूरेशियो जलधारा कैसी है, गर्म या ठंडी, तो आप ध्यान रखना ये गर्म है, ठीक है, ठंडी नहीं है। और ये देखिए टुंड्रा प्रदेश, एशिया के एकदम से उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। ये घास, काई और अन्य छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। रेडियार यहाँ का प्रमुख पशु है, टुंड्रा प्रदेश में रेडियार। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टार बना लो, इन्हें जरूर नोट कर लो। रेडियार यहाँ का मुख्य पशु है। और रेडियार के ये है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। और टैगावन, ये टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में, देखिए टुंड्रा प्रदेश के एशिया है, एशिया के उत्तर में तो ये मिलेंगे, ठीक है। और टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में क्या मिलेंगे, टैगावन, ठीक, ये ध्यान रखना। और इसमें कौन कौन से वन होते हैं, स्प्रूस, लार्च, फर, ठीक है, नुकीली पत्तियां होती हैं इनकी। और इन्हें कोणधारी वन कहते हैं। तो ये पूछ लेंगे कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो टेगा वन में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ के पशु कौन से हैं, लोमड़ी, सील, ठीक है, ये यहाँ के पशु हैं। इससे दक्षिण के क्षेत्र में चौड़े पत्ते और नुकीली पत्तियों वाले दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित वन कहते हैं। जहाँ पे चौड़े और नुकीले दोनों मिलेंगे टैगा वन के दक्षिण में, ठीक। यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान भी पाए जाता है। और ये कैसे होते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, ठीक। देखिए मंगोलिया के अंदर प्रदेश में मरुस्थलीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। टाँकेदार पत्तियां होती हैं, यहाँ पे कांटेदार पत्तियां होती हैं मंगोलिया में। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, ये सभी को पता है। तिब्बत में शीतोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे पॉइंट लिख लीजिए। और यहाँ का प्रमुख पशु क्या है, याक है, ठीक। गोबी और तिब्बत शीतोष्ण मरुस्थल है। शीतोष्ण पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, याक पशु, पर्वतीय जो एरिया होगा ना वहाँ पे याक मिलता है पशु, ये ध्यान रखना। उत्तरी पूर्वी एशिया में ठंडी जलवायु है, उत्तरी पूर्वी एशिया में ठंडी जलवायु है। यहाँ शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। बस इसमें इतना ही है। जनसंख्या, स्थान विशेष में निवास करने वाले निवासियों के जीवित रहने की औसत आयु क्या कहलाती है, जीवन प्रत्याशा कहलाती है, ये नोट कर लेना, ठीक है। जीवन प्रत्याशा कहाँ पे सबसे ज़्यादा, एशिया महादेश में, जापान में सबसे अधिक है, ठीक।
एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण इसे होम ऑफ मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम ऑफ मैन बोलते हैं। जीवन प्रत्याशा कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? जापान में। ठीक है, देखिए सार्क देश, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और इसमें कौन से मुख्यालय इसका? नेपाल काठमांडू में है। बहुत पूछते हैं ये। और इसके सदस्य देश हैं भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव। ठीक, ये ध्यान रखना। 1885 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। ये दोनों चीज़ ध्यान रख लेना। और इसकी ट्रिक मैंने बताई हुई है मेरे चैनल पर, आप विजिट करना। वहाँ पे ऐसे ऐसे संगठनों की मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है। ठीक है, कुछ सेकंड्स की वीडियो होंगी वो आपका, लेकिन कवर हो जाएगा। एशिया महादेश को सभ्यता का पालना बोला जाता है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किसे बोलते हैं? एशिया महाद्वीप को, महादेश को। ठीक, अब देखिए इसमें पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया से देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आएंगे? चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया आएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। दक्षिण एशिया में कौन से आएंगे? भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है, ये ध्यान रख लेना। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका। हिंदू धर्म है यहाँ पे। हिंदू धर्म के अलावा यहाँ पे बौद्ध धर्म, क्योंकि यहाँ पे विविधता है धर्म में। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये संप्रदाय सभी के लोग मिलते हैं। उत्तरी श्रीलंका में द्रविड़ संस्कृति और भाषा पाई जाती है। लोगों की वेशभूषा, खान पान में अंतर देखा जाता है। बांग्लादेश, भारत में पश्चिम बंगाल में भी तमाम संस्कृतियों में विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, नेपाल, भूटान देशों में समान सांस्कृतिक परिवेश दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ से मतलब एक ही एरिया में ना बाउंड्री टच होती हैं। क्योंकि ये भारत के, यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ भूटान हो गया, तो भारत के राज्यों को वो करते हैं, टच करते हैं। तो उसमें जब ये टच करते हैं तो फिर थोड़ा सा देखने को भी सेम चीज़ें मिलेंगी, संस्कृति या परिवेश सेम हो जाता है थोड़ा बहुत। दक्षिण पूर्वी एशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, और ये क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, ब्रुनई, इंडोनेशिया आते हैं। यहाँ पे भारत और चीन की संस्कृति धर्म से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम एशिया में ही इस्लाम और ईसाई धर्म, दक्षिण पश्चिम एशिया में ही, दक्षिण पूर्वी एशिया में ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग बहुत अधिक हैं। पश्चिमी एशिया, देखिए यहाँ पे इस्लाम, ईसाई, जुडियस, यहाँ पे पश्चिम एशिया में क्या है? इस्लाम और ईसाई का जन्म स्थल माना जाता है पश्चिम एशिया को, ये ध्यान रखना। इधर वो वाले आ जाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तान वाले एरिया सारे आ जाएंगे। 90% लोग यहाँ पे मुस्लिम है पश्चिम एशिया में। ठीक है, मध्य एशिया, मध्य एशिया पहले सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 प्रदेशों में सम्मिलित था, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ सबसे प्रमुख धर्म इस्लाम है। मध्य एशिया का ऐतिहासिक महत्व सिल्क रूट के कारण बढ़ गया है। ठीक है, मध्य एशिया का महत्व किसके कारण बढ़ गया है? सिल्क रूट के कारण। ठीक है, तो ये देख लीजिए, हो गया। उत्तर एशिया, ये क्षेत्र रूस के अंतर्गत आता है, ये देख लेना, रूस के अंतर्गत आता है। साइबेरिया का भी भौगोलिक क्षेत्र है ये। धार्मिक जीवन, सभी विविधताएं धार्मिक जीवन में, जलवायु में, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ये आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सब जगह जो की पॉइंट्स आए थे ना, वो इसी में दे दिए। सबसे गर्म स्थान मित्रावा, कुवैत। सबसे ठंडा साइबेरिया का ये बरखोयास्क। ठीक है, मीठे पानी की झील बकौल झील रूस, गहरी भी है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, मेघालय, भारत में। संसार की छत पामीर सभ्यताओं का पालना, एशिया। उगते सूरज का देश जापान। हाथियों का देश थाईलैंड, सफ़ेद हाथी भी पाया जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनवाया था
आई थिंक ये चेक कर लेना एक बार, मुझे जो याद आ रहा है। ठीक है, सबसे लंबी दीवार चीन, सबसे ऊंचा सड़क मार्ग खरदुगला लेह, सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा अमीरात में है ये, सबसे लंबा पुल चीन में है, पूर्व का वेनिस किसे बोला जाता है, बैंकॉक को, ताजमहल आगरा, सबसे ऊंचा रेल मार्ग है चीन में। ठीक है, ये ज़रूर देख लेना आप इस पूरी। चलिए आगे चलते हैं हम। भौगोलिक आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण, इसमें इतना कुछ है नहीं। प्राप्त सूचनाओं व जानकारियों का अंकों के रूप में परिवर्तन आंकड़ा कहलाता है। इसे इस डेफिनेशन को ध्यान रख लेना। प्राप्त सूचनाओं वो जानकारी जो भी होगी उनको अंकों के रूप में प्रेजेंट करना क्या कहलाएगा, आंकड़ा संग्रह कहलाएगा। ठीक है, और इन्हें हम कैसे कैसे कर सकते हैं, डायग्राम पे ही करेंगे। ठीक है, पाई डायग्राम बना देंगे या लाइंस वाला डायग्राम बना देंगे या वृत्त वाला बना देंगे, उसमें हम इन्हें प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आंकड़े देखिए ये रहा, लाइन ग्राफ, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये तीनों से हम इन्हें दिखा सकते हैं। इन्हें देखिए, ये लाइन डायग्राम हो गया। इस पर ये देख लीजिए थोड़ा सा लाइन डायग्राम के नियम। ग्राफ बनाने से पहले स्केल का चयन कीजिए। वाई अक्ष पर मापनी कैसी होती है, शून्य से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ग्राफ में अंकित बिंदुओं की सीधी या वक्र द्वारा मिला देते हैं और रेखाओं की मोटाई एक जैसी होती है। महीने, अब देखिए एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया जाता है, वर्ष, महीने, राज्य, देश, स्वतंत्र आंकड़े। आप ये ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस पे स्वतंत्र आंकड़े होंगे और वाई एक्सिस पे क्या होंगे, निर्भर करने वाले आंकड़े होंगे। ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ नहीं पता भी होएगा तो एकदम एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं ना, कन्फ्यूजन सी हो जाएगी। अगर आपने एससीईआरटी में एक बार इन्हें आपकी नज़रों के सामने से ये ऐसे पॉइंट निकल जाएंगे तो आप एकदम टिक कर लेंगे, आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम भी देखना है हमें। वाई एक्सिस पे निर्भर करने वाले आंकड़े, एक्स एक्सिस पे स्वतंत्र आंकड़े। हो सकता है आपको ये पहले से भी पता हो, लेकिन एकदम क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो कन्फ्यूजन हो सकती है। बार डायग्राम, ठीक है, इसमें देख लीजिए, देखिए ये बार डायग्राम है, इसमें आयत होते हैं ये क्लोज, इसमें कुछ इतना है नहीं। देखिए सभी डंडों को एक आधार रेखा पे बनाया जाता है, सो इस पर सुंदर बनाने के लिए रंग भी भर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आप नोटेबल हो। और ये वृत्त पाई डायग्राम है, पाई डायग्राम इस तरीके से होता है। ठीक है, बस ये और नहीं है। देखिए ये आपकी हो जाती है क्लास 8 ज्योग्राफी कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो। अब मैंने आपको बताया था, इसके बाद अब मैं आपके लिए 6, 7, 8 क्लास की कंबाइंड एक क्लास लाऊंगी, जिसमें आपको ऐसे में, अभी तो ये बुक से बताया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड हो रही है ये बुक से हो रही है, लेकिन उसमें जो ये हमने जितना भी ये 6, 7, 8 का पढ़ा है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस क्लास में हैंड रिटन नोट्स बनाकर एक ही क्लास में, वो हैंड रिटन नोट्स 3 से 4 पेजेस के होने वाले हैं आपके, और मुश्किल से आपकी 30-40 मिनट की ही क्लास होएगी, जिसमें तीनों क्लासेस का आपका ज्योग्राफी बिहार एससीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने एससीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन एक ही वीडियो में आपका ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है, सो 30 बहुत कम टाइम है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, 10 डेज़ का टाइम है, तो आप कुछ भी नया ना पढ़े, जो आपने पढ़ा हुआ है उसे ही रिवाइज़ कर लें। और रिवाइज़ करने का तीनों क्लासेस को बहुत अच्छा तरीका है, एक ही वीडियो में आप 3 से 4 पेजेस हैं आपको प्रोवाइड करेंगे, मल्टीपल टाइम उसे देख लेंगे तो उसमें इतने अच्छे अच्छे की पॉइंट्स हैं, तो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।